हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली यूनिट को। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने हमारे आईपी सब्जेक्ट के क्लास 12 की थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट कर दी थी। थर्ड यूनिट हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक का जो 9th और 10th चैप्टर है वो दोनों थर्ड यूनिट को कवर करते हैं। 9th चैप्टर जिसमें जो है उसमें नेटवर्किंग के बेसिक टॉपिक्स हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज जो हैं वो यूज होती हैं नेटवर्क्स में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम 9th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद जो वेब टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने जो स्टॉप किया था वो हमने यहाँ पर स्टॉप किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, और आज की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट करके जरूर पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हम दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जो कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं वो आपस में बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं, मेमोरी शेयर कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर्स को आपस में शेयर करते हैं। बट क्या सिर्फ कंप्यूटर्स की हेल्प से एक नेटवर्क बन जाता है? ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर्स के अलावा भी हमें एक नेटवर्क में बहुत सारी और चीजों की जरूरत पड़ती है। Merely by joining two computers with a cable won't form a network। अगर हम सिर्फ दो कंप्यूटर्स को एक केबल से जोड़ देते हैं तो वो नेटवर्क नहीं बन जाता। In fact, there are many components that together make a network। इनफैक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स के अलावा हमारे पास और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक नेटवर्क को बनाते हैं। आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में सुना होगा। क्या इंटरनेट एक इतना छोटा सा कंपोनेंट है कि आप सिर्फ उसे कुछ सिस्टम्स को जोड़ के बना सकते हो? वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी कंपनी का अपना नेटवर्क है तो वो उस पूरी कंपनी में फैला हुआ है। उस कंपनी के ब्रांचेस पूरी इंडिया में भी हो सकती हैं, वर्ल्ड में भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। We are briefly discussing below the major components of a computer network। एक कंप्यूटर नेटवर्क के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं दिए हैं, बट यहाँ पे जो आपको ये टॉपिक्स के नाम आप देख पा रहे होंगे, इसमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। यहाँ पर अभी आपको ये नाम शो हो रहे हैं। अभी वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है उसका क्या यूज होता है और हम उसे उस नेटवर्क में उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है हमारा होस्ट और नोड्स। इन्हें हम वर्क स्टेशंस भी कहते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज सर्वर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंट। क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो बेसिकली होस्ट के ही फर्दर डिवीजन होती है। अभी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप ये चीज समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज नेटवर्क हार्डवेयर। बहुत सारी तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो यूज होते हैं नेटवर्किंग में। कम्युनिकेशन चैनल। चैनल का मतलब होता है मीडियम। एक नेटवर्क में हम जिस मीडियम के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स होते हैं नेटवर्किंग को जो पॉसिबल बनाते हैं, और इसके अलावा नेटवर्किंग सर्विसेज की जब एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाता है तो वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा होस्ट।
और नोड्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम इसे वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। जितने भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, जो भी डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं नोड्स या फिर होस्ट या फिर वर्क स्टेशन। ठीक है, द टर्म होस्ट और नोड refers to the computers that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network. होस्ट और नोड्स जो हैं वो ऐसी टर्म है जो हम उन कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं जो नेटवर्क में आपस में अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं और जो कि रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। Of course, if there were no nodes, there would be no network at all. अगर हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं होंगे जो आपस में अटैच्ड हैं, तो बाकी किसी और कंपोनेंट का कोई यूज नहीं रह जाता है। अगर नोड्स ही नहीं होंगे, सिस्टम्स ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली हम नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब का रोल बाद में आता है। सबसे पहले जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए जिन्हें हमें आपस में कनेक्ट करना है। फिर उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें और कंपोनेंट्स की जरूरत जो है वो पड़ती है। So your PCs, laptops, smartphones, etc. when connect to a network become host. तो जितने भी हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज जो भी होते हैं, जब वो एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब इन्हीं होस्ट में से, इन्हीं नोड्स में से कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर का काम करते हैं और कुछ जो है वो क्लाइंट का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वर क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। A server is a very important computer in a network. सर्वर जो है वो हमारे कंप्यूटर का, वो हमारे नेटवर्क का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर होता है, क्योंकि सर्वर जो है वो मेन रोल प्ले करता है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में हम जितनी भी टास्क परफॉर्म करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करने की, मेमोरी शेयर करने की, सॉफ्टवेयर को शेयर करने की, एक दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की, ये सारी नेटवर्किंग की टास्क सिर्फ और सिर्फ सर्वर की हेल्प से अकम्प्लिश्ड हो पाती हैं। अगर सर्वर नहीं होगा तो ये सारी टास्क भी जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। A server is responsible for making the networking tasks happen. सर्वर जो है वो नेटवर्किंग की टास्क को पॉसिबल बनाता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। In other words, a server facilitates networking tasks like sharing of data, resource sharing, communication among hosts, etc. जितनी भी टास्क होती हैं हमारी, डाटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, मेमोरी शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कम्युनिकेशन अमंग होस्ट, ये सारी टास्क जो है वो सर्वर की हेल्प से कंप्लीट होती हैं। अब जब हमारे पास स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं तो हमारे पास एक सर्वर भी होता है, मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वर होता है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है स्मॉल नेटवर्क पे। यानी कि अगर एक सर्वर है तो वही सर्वर हमें डाटा शेयरिंग की टास्क परफॉर्म करके देगा, वही सर्वर हमें रिसोर्स शेयरिंग परफॉर्म करके देगा, सब तरीके की टास्क। लेकिन जब हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं तो हम हर टास्क के लिए एक अलग से सर्वर एलोकेट करते हैं। एक सर्वर होगा जो सिर्फ और सिर्फ डाटा शेयरिंग को सपोर्ट करेगा, एक अलग सर्वर होगा जो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग को सपोर्ट करेगा। अब रिसोर्स शेयरिंग में भी हमारे पास अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हमें हर रिसोर्स के लिए अलग से सर्वर भी हम क्रिएट कर देते हैं। लाइक एक सर्वर हमने प्रिंटर की शेयरिंग के लिए एलोकेट कर दिया, एक सर्वर हमने स्कैनर की शेयरिंग के लिए एलोकेट कर दिया। इस तरीके से हम बड़े नेटवर्क पे हर टास्क के लिए अलग अलग सर्वर्स जो हैं वो एलोकेट कर सकते हैं। On small networks, sometimes all shareable stuff like files, data, software, etc. is stored on the server. तो जब हमारे पास छोटे नेटवर्क्स होते हैं
तो जितना भी स्टफ होता है, फाइल, डाटा, सॉफ्टवेयर जो हमें शेयर करना होता है, वो सारा हम एक ही सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सर्वर जो है वो सिर्फ नेटवर्किंग टास्क को अकम्प्लिश नहीं करता, उसके साथ साथ वो सारा डाटा भी जो है स्टोर करके रखता है। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास डाटा नहीं होता है, उन्हें जब भी कोई डाटा चाहिए होता है या कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उन्हें वो फाइल, वो डाटा, वो सॉफ्टवेयर एलोकेट करवाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा, फाइल्स, सॉफ्टवेयर जो कुछ भी होता है वो सारा सब कुछ सर्वर पे स्टोर होता है, क्लाइंट साइड पर नहीं होता। A network can have more than one server also. एक नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्वर्स भी हो सकते हैं। Each server has a unique name. हर सर्वर का अपना यूनिक नेम होता है, जिस नेम की हेल्प से क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो उस सर्वर को नेटवर्क में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसे यूज कर पाते हैं रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। Each server has a unique name on the network and all users of the network identify the server by its unique name. और उस नेटवर्क के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो सब उस सर्वर को उसके यूनिक नेम से ही नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऑन बिग नेटवर्क्स देयर कैन बी सर्वर डेडिकेटेड टू स्पेशलाइज्ड टास्क। जब हमारे पास बड़े नेटवर्क्स होते हैं तो उन केसेस में हम हर टास्क के लिए एक स्पेशल सर्वर जो है वो डेडिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल सर्वर ओनली हैंडल फाइल रिलेटेड रिक्वेस्ट। एक फाइल सर्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल से रिलेटेड रिक्वेस्ट को ही हैंडल करेगा। उसके अलावा और जो डाटा शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग की रिक्वेस्ट होंगी उन्हें वो सर्वर हैंडल नहीं करेगा। सिमिलरली, अ प्रिंटर सर्वर ओनली हैंडल्स प्रिंटिंग रिक्वेस्ट। अगर एक प्रिंटर सर्वर है तो वो सर्वर सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर से रिलेटेड रिक्वेस्ट को ही हैंडल करेगा। तो जब बड़े नेटवर्क्स होते हैं तो हर नेटवर्क के लिए हमारे पास एक स्पेशल हर टास्क के लिए हमारे पास एक स्पेशल डेडिकेटेड सर्वर होता है एंड सो राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है क्लाइंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो होस्ट और नोड्स होती हैं उसी में से कुछ सिस्टम्स को हम जो है वो सर्वर की फॉर्म में एलोकेट करते हैं और बाकी जो है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं। तो क्लाइंट जो है वो होते क्या हैं? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अब मान लीजिए आप एक कॉलेज में हैं, आपके पास कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में 15-20 हमारे पास सिस्टम्स हैं। स्टूडेंट्स उन सिस्टम्स पे वर्क कर रहे होते हैं। अब उसी लैब में एक सर्वर होगा, ठीक है। उस सर्वर पे जो है टीचर को जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन उस सर्वर पे होगी। लैब का जो प्रिंटर है उसकी शेयरिंग का सॉफ्टवेयर भी जो है वो सर्वर पे होगा, स्कैनर का भी। अब जब स्टूडेंट्स सिस्टम्स पे वर्क कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स किन सिस्टम्स पे वर्क करेंगे? क्लाइंट सिस्टम्स पे। तो अगर स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि टीचर ने प्रोवाइड की है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और सर्वर जो है उन्हें उनकी रिक्वेस्ट को आंसर करेगा। जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली, अगर किसी स्टूडेंट को प्रिंट आउट लेना है तो वो प्रिंटर के लिए कमांड देगा, तो वो कमांड पहले सर्वर के पास जाएगी। जब सर्वर उसे वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद सर्वर जो है उस क्लाइंट को प्रिंटर एलोकेट कर देगा ताकि वो क्लाइंट अपना प्रिंट आउट ले सके। इस तरीके से जो है एक्शंस परफॉर्म होते हैं। क्लाइंट इज अ रिलेटेड टर्म। क्लाइंट जो है वो होस्ट और सर्वर से ही रिलेटेड टर्म है। अ क्लाइंट कंप्यूटर इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर्स वो होस्ट होते हैं जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। इन अदर वर्ड्स, अ सर्वर कंप्यूटर सर्व्स द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट कंप्यूटर।
इसी सेम लाइन को आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है। अब होस्ट, सर्वर, क्लाइंट तीनों आपस में रिलेटेड टर्म थी। होस्ट के ही कुछ नोड्स जो हैं वो सर्वर होते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट कंपोनेंट है नेटवर्क का, वो है नेटवर्क हार्डवेयर। एक नेटवर्क में होस्ट और वायरिंग के अलावा हमारे पास और बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। अभी तक हमने जितना भी नेटवर्किंग में पढ़ा है तो ये बेसिक नॉलेज तो सबको ही हो गई होगी कि एक नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और उन कंप्यूटर्स को हम वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। वो कंप्यूटर्स चाहे सर्वर हो या फिर क्लाइंट हो। बट इन होस्ट इन होस्ट को हमने जिन वायर्स की हेल्प से कनेक्ट किया है, उस वायरिंग के अलावा भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह के एक्शंस को, रोल्स को परफॉर्म करने के लिए। अ नेटवर्क रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कैरी आउट वेरियस रोल्स। हमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए होते हैं। कौन कौन से रोल्स होते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एस्टैब्लिशिंग करेक्शंस, फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेट्रा। अब आप लोग सोच रहे होंगे किस तरीके की करेक्शंस, नेटवर्क में कैसा ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने लिया था लैब वाला, उसी में हमारे पास 15-20 सिस्टम्स हमने कंसीडर किए थे कि 15-20 स्टूडेंट्स जो हैं सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। लैब में एक ही सर्वर है, उस सर्वर की हेल्प से एक सिंगल प्रिंटर को सभी स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं। अब प्रिंटर तो हमारे पास एक ही है। मान लीजिए सेम टाइम पे 5 स्टूडेंट्स ने या 10 स्टूडेंट्स ने एक साथ प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट डाल दी। सभी स्टूडेंट्स जो हैं कोडिंग कर रहे थे, प्रोग्राम लिख रहे थे। जब उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उन्हें उस प्रोग्राम का प्रिंट आउट चाहिए। मान लीजिए सेम टाइम पे 10 स्टूडेंट्स ने एक साथ प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट दे दी। अब ये हो गया हमारा ट्रैफिक। सर्वर के पास तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई एकदम से। सर्वर के पास प्रिंटर के लिए एट प्रेजेंट 10 रिक्वेस्ट अवेलेबल है। प्रिंटर तो एक ही है, तो एक बार में तो एक ही क्लाइंट का प्रिंट आउट निकल सकता है। तो उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कि सर्वर के पास एकदम से इतना ट्रैफिक ना हो, नेटवर्क में ट्रैफिक जो है मेंटेन रहे, उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स होते हैं जो उस ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं, लाइक 12th के बाद आप लोग IIT के लिए, आप लोग जेईई मेंस का या फिर PMT के लिए आप लोग फॉर्म्स फिल करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे पास एरर मैसेजेस आ जाता है कि साइट कांट बी रीच्ड राइट नाउ, हाई ट्रैफिक, इस तरीके के एरर मैसेजेस जो हैं वो हमें रिसीव होते हैं। तो वो क्यों होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे पर्सन्स जो हैं उस सेम साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन साइट्स के सर्वर हैंग कर जाते हैं, ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। नाउ करेक्शंस का मतलब क्या है? जब भी हम नेटवर्क पे कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं, अब वो नेटवर्क पे जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो कितनी दूर ट्रेवल होके जा रहा है, इस चीज का किसी को आइडिया नहीं होता। नेटवर्क्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं हमारे पास। तो जब हम एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए वो दूसरा सिस्टम वर्ल्ड के किसी और ही कॉर्नर में है, तो जब वो डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सिग्नल्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। कई बार उसमें बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल, नॉइज ऐड हो जाती है। तो जब दूसरे एंड पे सिस्टम को वो डाटा रिसीव होता है तो वो डाटा जो है इजीली रीडेबल नहीं होता। इसीलिए बीच बीच में हम करेक्शन डिवाइसेस लगाते हैं जो कि सिग्नल को रीजनरेट कर सके, एम्पलीफाई कर सके, ताकि वो सिग्नल जो है प्रॉपरली दूसरे सिस्टम तक सही फॉर्म में पहुंच जाए। ठीक है। इस तरीके की और भी बहुत सारी
रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए हमारे पास अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डेट आर रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में बहुत तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस की जो है हमें जरूरत पड़ती है। सम एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर आर, अब यहाँ पे जो है आपको नेटवर्क हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं, इससे कहीं ज्यादा वास्ट डिवाइसेस की रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है। बट आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो मेन डिवाइसेस ये वाले होंगे आपके हब, स्विचेस, राउटर्स, मॉडेम, रिपीटर, गेटवे, ये डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ बताया गया है कि ये नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस का पार्ट होते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट था नेटवर्क हार्डवेयर, ये सब उसी के पार्ट है। फर्स्ट नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस जो हमें यहाँ दिया है वो है NIC। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पर ये यूनिट नहीं होगा। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम NIC को NIU के नाम से भी जानते हैं और TAP के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NIU, और इसी को हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं और इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म टैब भी होती है। ठीक है, अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता क्या है? जब हमारे पास एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो उन कंप्यूटर्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? सर्वर के केस में तो आपने पढ़ा कि हर सर्वर का एक यूनिक नेम होता है और उसी यूनिक नेम की हेल्प से जो है सारे नेटवर्क यूजर्स उस सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। बट जो क्लाइंट सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल है, तो क्लाइंट्स को भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्लाइंट्स एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? क्लाइंट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाएगी? तो वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो हर होस्ट को, हर सिस्टम को एक यूनिक फिजिकल एड्रेस जो है प्रोवाइड कर देता है। ये एड्रेस जो है वो 6 बाइट्स का होता है। आप सबको पता ही होगा कि एक बाइट में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। तो 6 बाइट मीन्स 48 बिट्स जो है वो एलोकेटेड होती हैं। तो 48 बिट्स का एड्रेस हर क्लाइंट सिस्टम के पास होता है और वो यूनिक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से बाकी क्लाइंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर होस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाए। It is a network card attached to a host so as to establish network connection. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर होस्ट के साथ अटैच होता है ताकि नेटवर्क कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो पाए। क्योंकि अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा तो यानी कि क्लाइंट के पास अपना कोई यूनिक एड्रेस नहीं है, और अब अगर क्लाइंट के पास कोई यूनिक एड्रेस नहीं है तो उस केस में वो किसी दूसरे क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई करवा पाएगा बाकी सिस्टम्स को? Every NIC card has a unique physical address. हर NIC कार्ड का अपना यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है और इसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, ये 6 बाइट्स का होता है, यानी कि 48 बिट्स एड्रेस असाइंड बाय अ NIC मैन्युफैक्चरर। और ये 48 बिट्स का जो एड्रेस है, यूनिक फिजिकल एड्रेस है, इसे कौन एलोकेट करता है? NIC कार्ड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो ये यूनिक एड्रेसेस जो है वो एलोकेट करती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, लाइक मॉडेम। मॉडेम के बारे में आप सबने सुना होगा। मॉडेम और राउटर दो ऐसे कॉमन यूनिट्स हैं कि भले ही आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं पढ़ी, लेकिन आजकल सबके घर में वाईफाई लगा होता है। तो वाईफाई के लिए आपको आपके घर में राउटर्स लगे होते हैं और घर के बाहर जो है जहां से नेटवर्क आ रहा है उधर आपके मॉडेम डिवाइसेस भी होते हैं। तो मॉडेम और राउटर बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो कि आई थिंक सबने सुनी होती है, बट अगर नहीं भी सुनी तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हब, स्विचेस, राउटर्स, मॉडेम, रिपीटर्स, गेटवेज, ये सारे डिवाइसेस। और ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के
काम आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, बट उनकी डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं? मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था, जहां मैंने आपको ये नाम शो किया था कि दो सिस्टम्स आपस में जिस भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दो होस्ट या फिर कोई होस्ट किसी सर्वर से जिस भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहा है, इंटरेक्ट कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो होस्ट इज अ नेटवर्क, host in a network interact with other hosts and servers through a communication channel और communication medium। जो host है वो किसी भी नेटवर्क में बाकी होस्ट या सर्वर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल्स और मीडियम्स के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाता है, राइट? अब ये कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वायर्ड हो सकते हैं या फिर वायरलेस हो सकते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल यानी कि जब आपके सिस्टम्स जो हैं वो वायर की हेल्प से, केबल की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उस कम्युनिकेशन चैनल को हम कहते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। और जब सिस्टम्स जो हैं वो आपस में केबल के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, उस केस में हमारे कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कैसे होते हैं? वायरलेस होते हैं। जब हमारा लैब में या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, क्योंकि उस केस में वायरिंग जो है पॉसिबल है। विद इन अ लैब आप 15-20 कंप्यूटर्स को वायर की हेल्प से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप ठीक है वायर्स की हेल्प से सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो। बट जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी इंडिया की हर सिटी में ब्रांच है, जब आपको उन सारी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये फिजिबल नहीं है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन ब्रांचेस को वायरिंग की हेल्प से कनेक्ट कर पाओ। तो उस केस में वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल पॉसिबल नहीं होते, तो वहां हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस हैं। हम सैटेलाइट्स के थ्रू कितनी सारी चीजें जो है परफॉर्म करते हैं। आप लोग लाइव मैचेस देख पाते हो सैटेलाइट की हेल्प से, आप और कितने सारे लाइव शोज देखते हो, वो सब के सब सैटेलाइट्स की हेल्प से परफॉर्म हो पाते हैं, रेडियो वेव्स की हेल्प से परफॉर्म हो पाते हैं। और उन सब केसेस में जब आप इस तरीके के टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कैसा होता है? वायरलेस होता है। घरों में जो हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं, राउटर्स लगे होते हैं, वो केबल की हेल्प से जो है कनेक्टेड होते हैं मॉडेम से, तो वहां पे उस केस में जो है कम्युनिकेशन चैनल कैसा होता है? वायर्ड होता है। ठीक है, तो दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं हमारे पास, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स भी आप लोगों ने अपने घरों में देखे होंगे। केबल कनेक्शन सबके घरों में होता है, तो केबल की जो है एक वायर होती है जो आप अपने टीवी में लगाते हो, सेट टॉप बॉक्स में लगाते हो, जिसकी हेल्प से आप केबल टीवी के सारे चैनल्स को एक्सेस कर पाते हो। तो वो केबल्स जो हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं? वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स का एग्जाम्पल होती हैं। When hosts and servers are connected with one another through guided media like network cable, it is called wired communication channel और medium। अब यहाँ पे एक नई टर्म ऐड हुई है, गाइडेड मीडिया। ठीक है, जब होस्ट और सर्वर एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वायर जो है एक पर्टिकुलर कनेक्शन बन गई। जब आपके पास एक सिंगल वायर गिवन है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तो वो वायर ही गाइड कर रही है सिग्नल्स को, कि सिग्नल्स को सिर्फ और सिर्फ उस वायर के थ्रू ट्रेवल करना है और सिग्नल्स इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते।
तो यानी कि वो किस तरीके का मीडियम बन जाती है, गाइडेड मीडियम बन जाती है, वो सिग्नल्स को गाइड कर रही होती है। इसीलिए जब हम केबल्स की हेल्प से सर्वर्स को, होस्ट को कनेक्ट करते हैं तो उसे हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं या गाइडेड कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ठीक है, अब वायर्ड कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। ये फाइबर की स्पेलिंग यहाँ मिसप्रिंट हुई है, FIBER होती है फाइबर ऑप्टिक्स की स्पेलिंग। तो अब ये तीनों ही आपने अपने घरों में देखी होंगी। जो मैंने अभी अभी आपको केबल टीवी का एग्जाम्पल दिया, तो केबल वाली जो हमारी वायर होती है वो फाइबर ऑप्टिक्स की होती है। आप कभी अगर उस वायर को कट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर वो ब्लैक वाली कोटिंग होती है जो कि विजिबल होती है, लेकिन अंदर के पार्ट जब आप कट करेंगे तो आपको दिखाई देगी कि एक ग्लास कोटिंग होती है और जो वायर भी होती है वो ग्लास की होती है। तो वो जो केबल्स होती हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, आपने इलेक्ट्रिक की जो वायर होती हैं वो आपने देखी होंगी, वो ट्विस्टेड होती हैं, मल्टीपल वायर्स होती हैं और वो आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं, यानी कि दो वायर्स आपस में रैप्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो वायर्स यूज होती हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल का एग्जाम्पल होती हैं। कोएक्सियल केबल भी ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही होती हैं, बस उनकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स। व्हेन होस्ट्स एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू अनगाइडेड मीडिया like radio waves, satellites, etc. It is called a wireless communication channel or medium. ठीक है, जब होस्ट और सर्वर जो है उनके बीच में किसी तरह की कोई केबल नहीं होती, यानी कि उनके बीच में कोई गाइडेड मीडिया नहीं होता जो सिग्नल्स को गाइड कर सके कि उन्हें कौन से रूट पे ट्रेवल करना है, कौन सा रास्ता फॉलो करना है। तो उस केस में सिग्नल्स के पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो वेव्स हैं, उन्हें हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो जब भी सैटेलाइट्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है उसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, क्योंकि वहां हमारे पास कोई केबल नहीं है जो हमारे सिग्नल को गाइड कर रही है कि उसे किस सिस्टम से किस सिस्टम तक जाना है। वायरलेस कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड वेव्स, लेजर लाइट, इस तरीके की जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो सारे वायरलेस होते हैं। इन सब में वेव्स की हेल्प से जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म हो पाता है। सैटेलाइट के अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ही थे कि हम लाइव मैचेस जो देखते हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। हमें स्पेस की, अर्थ की, मून की जितनी पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं वो सब सैटेलाइट की हेल्प से हो पाती हैं। हम मार्स पे जाने के इसरो, नासा जो है वो इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, तो वो सारे कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट्स की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आपने अपने घरों में सबने देखी हुई हैं। आप लोग रिमोट का यूज करते हैं, आपके पास स्मार्ट टीवी हो, नॉर्मल टीवी हो, किसी भी तरीके का, जब हम रिमोट से चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो कभी आपने सोचा है कि कौन सा कम्युनिकेशन चैनल वहां यूज होता है? उस केस में इंफ्रारेड वेव्स जो है वो यूज होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है उसमें किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आपके टीवी और आपके रिमोट के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाती है तो आप चैनल चेंज नहीं कर पाओगे। आपका टीवी जो है अगर उसके सामने ही आप रिमोट करके चैनल चेंज कर रहे हो तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप एक रूम से दूसरे, अगर आपका टीवी एक रूम में रखा हुआ है और आप दूसरे रूम में जाके चैनल चेंज करने की कोशिश करो या टीवी के बैक साइड पे जाके आप चैनल चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं जो अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाती हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपको इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कम्युनिकेशन ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही। यहाँ सिर्फ इतना ही गिवन है
आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और वायरलेस क्या होता है। बट ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट हैं कि वायर्ड कम्युनिकेशन के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं और वायरलेस के, इन सब के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पर इन सब के नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर्स। अब बिना सॉफ्टवेयर्स के तो कोई भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो नेटवर्क के केस में भी नेटवर्किंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। The software layer of a network make networking possible. तो जो नेटवर्क की सॉफ्टवेयर लेयर होती है उसी की हेल्प से नेटवर्किंग जो है पॉसिबल हो पाती है। विदाउट सॉफ्टवेयर भी जो है नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं होती। These comprise of network protocols, networking operating systems, etc. सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, वो सबसे पहला होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल और दूसरा होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल की अगर आप सिंपल हिंदी में मीनिंग देखें तो यह आपने जो टर्म सुनी होगी, अगर आप इसे कंप्यूटर से हटा दें तो नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स। हम किसी भी चीज के लिए जब रूल्स डिफाइन करते हैं तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वही सेम चीज नेटवर्किंग के केस में भी है कि जब हम नेटवर्क के लिए कि हम जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमें कौन से सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, उसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। A protocol refers to a pre-decided set of rules using which all parties of a network connect and interact with one another. तो प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जिसकी हेल्प से एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास प्रोटोकॉल्स ना हो, कोई सेट ऑफ रूल्स ना हो, तो दो सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक सिस्टम किसी और फॉर्मेट में डाटा भेजेगा, अब वो फॉर्मेट में भी दूसरे वाले सिस्टम को समझ ही नहीं आए, वो सिस्टम किसी और फॉर्मेट में रिप्लाई भेजेगा, तो उससे जो है chaos क्रिएट हो जाएगा, चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से सेट ऑफ रूल जो है वो डिफाइन किए जाते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म हो सके। Next one is a network operating system is a specialized operating system that can handle networking tasks. अब ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म आप सबने सुनी होती है, जैसे विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल के लैपटॉप्स या फोन होते हैं उसमें मैक ओएस जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को रन करता है। तो नेटवर्किंग के केस के लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो नेटवर्किंग टास्क को हैंडल करते हैं। नाउ आवर लास्ट पार्ट इज नेटवर्क सर्विसेज। अब जब नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है तो नेटवर्क कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जिससे हम नेटवर्क की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर पाएं, वो सब नेटवर्क सर्विसेज में आती हैं। दिस रेफर्स टू द एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ओवर अ नेटवर्क। तो नेटवर्क सर्विसेज वो एप्लीकेशन होती हैं जो हमें एक नेटवर्क पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं, सच एज डोमेन नेम सिस्टम, फाइल शेयरिंग, वॉइस ओवर आईपी एटसेट्रा। इसकी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नेटवर्क सर्विसेज क्या होती हैं कि जो एप्लीकेशंस हमें नेटवर्क की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम नेटवर्क सर्विसेज कहते हैं। अब इन कंपोनेंट्स की नॉलेज होने के बाद आप कह सकते हैं कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिक नॉलेज जो है वो हो गई है। और इसके बाद जो है अब हम नेटवर्क के फर्दर टॉपिक्स का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है, उसमें जो हार्डवेयर डिवाइसेस हमने अभी पीछे पढ़े थे वो कौन कौन से यूज होते हैं और किस किस तरीके की टोपोलॉजीज जो है वो होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नेटवर्क्स।
टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा। लैन, मैन, वैन जो होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। बट ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले आप नेटवर्क के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी कीजिए। जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही वो कमेंट करके पूछिए। अगर आपको इनके फर्दर नोट्स चाहिए वो आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।